Good morning, dear students. Myself, Dr. Mamta Goyal, Head of the Department Botany, SPC Government College, Ajmer. We were discussing about terminology of pathology. In continuation, I'll explain you few terms of pathology. What do we mean by susceptible? I have already told you कि कोई भी अगर डिजीज़ है प्लांट के अंदर, अगर डिजीज़ है तो ये उसकी अपनी इनेबिलिटी है कि वो उसको रेजिस्ट नहीं कर पाया और उसमें डिजीज़ हो गई. दैट मीन्स द प्लांट इज़ ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन. इसका मतलब कि द प्लांट इज़ लैकिंग द इनहेरेंट एबिलिटी. उसके अंदर जो इनहेरेंट एबिलिटी है डिज़ीज़ को रेजिस्ट करने की, वो उसके अंदर उसकी कमी पाई जाती है और इसलिए उसके अंदर डिज़ीज़ हो जाती है और अटैक बाय अ गिवन पैथोजन. और या जो अटैक हो रहा है पैथोजन से, उससे वो अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाया, बचा नहीं पाया. दैट मीन्स इट इज़ नॉट इम्यून. इट इज़ कॉल्ड एज ससेप्टेबल. Opposite term of susceptible is tolerance. What is tolerance? Tolerance means the ability of plant to sustain the effect of disease. अगर कोई डिजीज़ हो रही है और वो उसका इफेक्ट वो सस्टेन कर पा रहा है विदाउट डाइंग और सफरिंग सीरियस इंजरी और क्रॉप लॉस. इन्फेक्शन होने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं हो पाया बिकॉज द इनहेरेंट एबिलिटी इन दैट प्लांट, वो टॉलरेट कर ले रहा है, उसमें सीरियस इंजरी नहीं हो पा रही, क्रॉप लॉस नहीं हो पा रहा, डाइंग नहीं हो पा रही. तो ये कहलाता है टॉलरेंट. टॉलरेंट होना, टॉलरेट कर लेना उस पैथोजन को. टॉलरेंट स्पीशीज, टॉलरेंट वैरायटी. नेक्स्ट टर्म इन्फेक्टेंट एंड इन्फेस्टेंट. इन्फेक्टेंट से हमारा मतलब होता है अ फिजिकल और केमिकल एजेंट दैट फ्रीज अ प्लांट. केमिकल या फिजिकल एजेंट जो प्लांट को फ्री कर देता है किससे? ऑर्गन और टिश्यू फ्रॉम इन्फेक्शन. प्लांट को, प्लांट के ऑर्गन को या प्लांट के टिश्यू को इन्फेक्शन से फ्री कर देता है, वो कहलाता है डिसइन्फेक्टेंट. और डिसइन्फेस्टेंट जो शब्द है, इट इज़ द केमिकल एजेंट. केमिकल एजेंट है ये, वो फिजिकल और केमिकल दोनों था. दिस इज द केमिकल एजेंट दैट किल्स और सप्रेस और इनएक्टिवेट्स pathogen in the environment or on the surface of a plant or plant organ before infection takes place. infection होने के पहले ही उसने, ये केमिकल एजेंट है जो पैथोजन की एक्टिविटी को किल कर देता है, पैथोजन को किल कर देता है, उसकी एक्टिविटी को सप्रेस कर देता है, उसको इनएक्टिवेट कर देता है, एनवायरनमेंट में ये कर देता है ताकि सरफेस के ऊपर वो, उसके प्लांट सरफेस पे वो ग्रो नहीं हो पाए. इसके बाद हम बात करते हैं फंजीसाइड्स. केमिकल्स हैं ये. केमिकल्स, वो केमिकल्स जो कि फंगस को किल करने में काम आते हैं, वो कहलाते हैं फंजीसाइड्स. केमिकल्स दैट आर यूज्ड टू किल फंजाई और ए कंपाउंड टॉक्सिक टू फंजाई. किल तभी करेगा जब वो उसके लिए टॉक्सिक होगा, इसलिए हम टॉक्सिक टू फंजाई इज फंजीसाइड. टॉक्सिक टू निमेटोड्स इज निमेटाइड्स, निमेटिसाइड्स. निमेटिसाइड्स होते हैं केमिकल, अगेन दे आर द केमिकल कंपाउंड. अब वो किसको किल कर रहे हैं? दे आर किलिंग निमेटोड्स, इसलिए उसको हमने फंजाई वाले को नाम दिया था फंजीसाइड्स, इसको हमने नाम दिया निमेटिसाइड्स. इसी तरीके से बैक्टीरिसाइड्स, बैक्टीरिया को जो किल कर दें, केमिकल कंपाउंड दैट किल्स बैक्टीरिया, दे आर कॉल्ड एज बैक्टीरिसाइड्स. तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए जिस हम टर्म को यूज़ करेंगे, वो उस कंपाउंड के लिए हम यूज़ करेंगे बैक्टीरिसाइड्स. अगर केमिकल कंपाउंड निमेटोड को किल करने के काम आ रहा है तो निमेटिसाइड टर्म यूज़ करेंगे. अगर केमिकल कंपाउंड फंजाई को किल करने के काम आ रहा है तो हम उसको फंजीसाइड टर्म यूज़ करेंगे. तो है तो केमिकल कंपाउंड ही, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द पैथोजन इट किल्स, इट्स नेम इज डिफरेंट. एज वी वेरी वेल नो, व्हाट इज माइकोलॉजी? द स्टडी ऑफ फंजाई is called as mycology, or it is the science which deals with the study of fungi is known as mycology. ये हमें पता है. निमेटोलॉजी क्या होती है? निमेटोड्स की स्टडी. It is the science which deals with the study of nematodes.
वायरोलॉजी क्या होती है? जो वायरस की स्टडी से डील करती है, इट इज़ द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ वायरसेस। बैक्टीरियोलॉजी क्या होती है? इट इज़ द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। और एक इसके बाद जो टर्म मेंशन इसमें किया हुआ है वो है इरेडिकेशन। इरेडिकेशन मतलब कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज। प्लांट डिजीज को कंट्रोल किया जा रहा है बाय एलिमिनेटिंग पैथोजन आफ्टर इट इज़ एस्टेब्लिश्ड। जब वो एस्टेब्लिश हो गया उसके बाद उसको हटाना, और बाय एलिमिनेटिंग ऑल द पार्ट्स दैट कैरी द पैथोजन, ये कहलाता है इरेडिकेशन। अगर कोई प्लांट इन्फेक्टेड है तो हम उसको पैथोजन को कैसे हटाएंगे? या तो उसके वो वाले पार्ट्स हमने हटा दिए जहाँ पे वो इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो एस्टेब्लिश हो चुका है। मान लो वो लीव्स में एस्टेब्लिश हुआ तो हम लीव्स को हटा दिया। मान लो एक ट्विग में एस्टेब्लिश्ड है तो हमने उस ट्विग को काट के फेंक दिया। तो इस तरीके से ये प्लांट पार्ट्स जिसमें इन्फेक्शन आ रहा है, वो ट्विग्स जो आ रही हैं, वो जो पत्तियाँ आ रही हैं जो इन्फेक्टेड हैं, उनको अगर हमने रिमूव कर दिया, दिस इज कॉल्ड एज इरेडिकेशन। एक टर्म आता है एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन इज मेथड ऑफ डिजीज प्रिवेंशन। डिजीज से बचने का एक तरीका जिसमें पैथोजन और इन्फेक्टेड प्लांट मटेरियल इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द क्रॉप प्रोडक्शन एरियाज। अगर कहीं पे डिजीज़ और हेल्दी साथ साथ हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, वहाँ डिजीज़ प्लांट को उसमें वहाँ से हटा के हम उसमें से उखाड़ के फेंक देंगे। तो डिजीज़ को हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे हेल्दी प्लांट्स में जो पैथोजन है वो नहीं जा पाए तो उसको हम वहाँ से हटा रहे हैं, वो कहलाता है एक्सक्लूजन। क्वारंटाइन एक टर्म है, ऑलरेडी थोड़ा सा शायद मैं इसके बारे में बता चुकी हूँ। लीगल रेस्ट्रिक्शन है ऑफ द ट्रांसपोर्ट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो होता है उसमें लीगल रेस्ट्रिक्शन जब की बात करते हैं, रूल्स रेगुलेशंस जो आते हैं, लीगल रूल्स जो आते हैं ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट एंड और ऑफ प्लांट पार्ट्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ पैथोजन, स्प्रेड ऑफ पेस्ट्स। तो बीमारी फैलाने वाली जो चीज़ें हैं वो पैथोजन है। और अगर हम एक पौधे को एक जगह से दूसरी जगह ले गए, प्लांट को एज सच, या प्लांट पार्ट, मान लो हम कोई सीड यहाँ से अमेरिका ले जाना चाह रहे हैं, मान लो हम धनिया यहाँ से, हम ये चाह रहे हैं कि धनिए से कुछ बनाना है तो हम धनिए के सीड्स यहाँ से कलेक्ट कर लिए, हम चाह रहे हैं कि धनिए का कुछ वहाँ बनाएंगे। हम यहाँ से अगर राई लेके जा रहे हैं कि हम वहाँ राई यूज़ करेंगे, तो वो सब सीड्स हैं। अब उन सीड्स के ऊपर वो कोई इन्फेक्टेड वाला भी हो सकता है, तो वो वहाँ जा कर के इन्फेक्शन कॉज कर देगा वहाँ पे। अगर गिर गए और अगर उग गए तो यहाँ की डिजीज़ डायरेक्टली वहाँ पहुँच गई, यूएस पहुँच गई। तो ये जो तरीके हैं इसमें क्या होता है कि प्लांट्स को भी रोका जाता है और उसके पार्ट्स को भी रोका जाता है कि भाई नहीं, ये नहीं ले जाना है आपको, क्योंकि ये क्वारंटाइन का इशू है, इसमें लीगल रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। ये कहलाता है क्वारंटाइन। रेस, जैसे हम स्ट्रेन की बात कर रहे थे, स्पीशीज़ की बात कर रहे थे, तो सब ग्रुप है, इट इज़ सब ग्रुप ऑफ पैथोजन within a species that infects a set of plant varieties. Fix plant varieties को अटैक करने वाला a subgroup of pathogen within a species, तो पर्टिकुलर उन्हीं को इफेक्ट करेगा। दे मे बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर बाय वायरुलेंस और सिम्टम एक्सप्रेशन बट नॉट बाय मॉर्फोलॉजी। एक दूसरे से किस तरीके से डिफरेंस होते हैं, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन किस बेसिस पे, उनमें वायरुलेंस अलग अलग होगी, पैथोजन में वायरुलेंस अलग अलग होगी, उनके सिम्टम्स अलग अलग आएंगे, तो वो उसका सब ग्रुप हो गया, जिसको हमने क्या कहा, पैथोजन का सब ग्रुप, रेस उसको नाम दिया है। इसी तरीके से सिस्टेमिक, कोई भी अगर डिजीज़ है वो थ्रू आउट द प्लांट हो रही है, पर्टेनिंग टू अ डिजीज़ इन विच द पैथोजन स्प्रेड्स जनरली थ्रू आउट द प्लांट, पूरे प्लांट के अंदर फैल गई डिजीज़, और द ग्रोथ ऑफ पैथोजन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एंट्री थ्रू विच इट पासेस, टू वे, मतलब जहाँ पॉइंट ऑफ एंट्री है वहाँ से वेरियस एक्सटेंट्स तक वो फैलता जाएगा, जहाँ 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 वो आगे उसकी एंट्री के बाद बढ़ता जाएगा वो फैलता जाएगा।
लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो जहाँ जहाँ बढ़ता जा रहा है वो प्लांट के ऊपर एडवर्स इफेक्ट दिखाए। वो फैलता तो जा रहा है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो एडवर्स इफेक्ट दिखाए। और इसमें pertaining to a chemical absorbed into the plant through root or foliage and transported internally throughout the plant. Pertaining to a chemical absorbed by into a plant, एक जो केमिकल है वो प्लांट के थ्रू एब्जॉर्ब हुआ थ्रू रूट या फोलिएज पोर्शन से एब्जॉर्ब हुआ और वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है इंटरनली थ्रू आउट द प्लांट। तो अगर नीचे से कोई ऐसा केमिकल एब्जॉर्ब हो गया रूट के थ्रू और उसके बाद वो पूरे में फैल गया और फोलिएज के थ्रू कोई आया, वो फोलिएज के थ्रू सारे में चला गया, तो सिस्टेमिक इन्फेक्शन हो गया, पूरे के पूरे प्लांट में इन्फेक्शन फैल चुका है। पूरे प्लांट में जो इन्फेक्शन होता है, थ्रू आउट द प्लांट जो इन्फेक्शन होता है, उसको हम कहते हैं सिस्टेमिक इन्फेक्शन। अब बात करेंगे सिस्टेमिक फंजीसाइड। अब अगर इन्फेक्शन सिस्टेमिक है, थ्रू आउट द प्लांट है, तो हमें फंजीसाइड भी ऐसी चाहिए जो उसको सिस्टेमिक इन्फेक्शन को किल कर सके। सिस्टेमिक फंजीसाइड इज अ केमिकल एजेंट दैट स्प्रेड्स इंटरनली थ्रू द प्लांट एंड इरेडिकेट्स एस्टेब्लिश्ड फंगल इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन हो गया है तो हमें केमिकल भी ऐसा एजेंट भी ऐसा चाहिए जो थ्रू आउट द प्लांट पूरे में फैल जाए और जो इस्टेब्लिश हो चुकी है फंगस उसको किल कर दे। तो ये फंगस की बात है, इसलिए केमिकल का कंपाउंड का क्या फंजीसाइड कहलाएगा और सिस्टेमिक इन नेचर है, इसलिए इसको सिस्टेमिक फंजीसाइड कहते हैं। अब इसके हम बात करेंगे वेक्टर की। वेक्टर क्या होता है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें हम इंसेक्ट मान सकते हैं, माइट मान सकते हैं, बर्ड, निमेटोड, पैरासिटिक प्लांट हो सकता है, ह्यूमन हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो ट्रांसमिट करे पैथोजन को फ्रॉम अ डिजीज टू अ हेल्दी। तो वो क्या काम कर रहा है? वो वेक्टर का काम कर रहा है। और जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो ये वेक्टर टर्म यूज़ होगा, क्योंकि वेक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें इंसेक्ट आ रहा है, माइट आ रहा है, बर्ड आ रही है, निमेटोड आ रही है और छोटे मोटे और भी जो लिविंग होते हैं, जोलॉजिकल जो प्लांट में इधर से उधर जाते रहते हैं, कीड़े होते हैं, इनके थ्रू किसी के भी थ्रू अगर ट्रांसमिट हो रही है डिजीज़, अगर ट्रांसमिट हो रहा है पैथोजन फ्रॉम अ डिजीज, फ्रॉम अ इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म टू अ हेल्दी वन, टू फ्रॉम अनइन्फेक्टेड वन, देन इट इज़ कॉल्ड एज वेक्टर। नेक्स्ट टर्म इज वायरस। वायरस तो सब माइक्रोस्कोपिक नॉन सेल्युलर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो न्यूक्लियर पार्ट होता है वो या तो आरएनए का होता है या डीएनए का होता है और कवरिंग जो होती है वो प्रोटीन की होती है। सो इट इज़ some microscopic non-cellular structure consisting of core of infectious nucleic acid, RNA होता है या DNA होता है, और जो बाहर कवरिंग होती है इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन कोट। नेक्रोसिस जो टर्म है, नेक्रोसिस का मतलब होता है डेथ ऑफ टिश्यू, डेड हो जाना, किल हो जाना। द डेथ ऑफ टिश्यू, सेल्स और ऑर्गन्स इज नोन एज नेक्रोसिस। और वो नेक्रोसिस किसी भी कारण से हो सकती है। तो नेक्रोसिस इज़ अ सिम्टम जिसका रिजल्ट क्या है? डेथ हो जाती है और वो काला बिल्कुल नज़र आएगा। नेक्स्ट इज फिलोडी। व्हाट इज फिलोडी? जब फ्लोरल पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो फ्लोरल पार्ट जो है वो फ्लोरल पार्ट फ्लावर जैसा होना चाहिए, फूल जैसा होना चाहिए। फ्लोरल पार्ट मतलब फ्लारी। फ्लारी स्ट्रक्चर अगर किसी कारण से लीफी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए, फ्लोरल पार्ट कन्वर्टेड इनटू लीफी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फिलोडी। फ्लोरल पार्ट की जगह सेपल्स, पेटल्स, एंथर्स, गाइनीशियम, एंड्रोशियम, गाइनीशियम, ये वाले जो सारे पार्ट्स हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू लीफी स्ट्रक्चर्स इंस्टेड ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो ये फिलोडी हो गए, लीफी स्ट्रक्चर्स हो गए, तब हम इसको लीफी स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो गए, फोलिएज हो गया ये, तो हम इसको टर्म यूज़ करेंगे फिलोडी। हाइपरट्रॉफी जो टर्म है ये शायद हम ले चुके हैं। एक्सेसिव जो ग्रोथ है, नहीं, हाइपोट्रॉफी हम ले चुके हैं। हाइपरट्रॉफी इज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ होस्ट टिश्यू ड्यू टू इंक्रीज इन साइज और अफेक्टेड ऑर्गन और सेल ऑफ अ पर्टिकुलर टिश्यू। हाइपर, एक्सेसिव ग्रोथ,
एक्सेसिव ग्रोथ होस्ट टिश्यू की हो रही है। क्यों हो रही है? या तो सेल्स का इंक्रीज इन द साइज ऑफ अफेक्टेड ऑर्गन, जो ऑर्गन है उसका साइज बढ़ चुका है, और सेल्स ऑफ ए पर्टिकुलर टिश्यू, या पर्टिकुलर टिश्यू की सेल का साइज बढ़ चुका है। तो वो जो है ये एक्सेसिव ग्रोथ, उसका साइज बहुत बड़ा हुआ हमें नज़र आएगा, तो ये कहलाएगा हाइपरट्रॉफी। हमने जो टर्म डिस्कस किया था वो था हाइपोट्रॉफी। हाइपो इज अंडर डेवलप्ड। जब नॉर्मल से छोटा होता है तब तो हाइपो टर्म यूज़ होता है, और ज़्यादा होता है, एक्सेसिव होता है, तब हम हाइपर टर्म यूज़ करते हैं। तो इन जो अभी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है, इसमें कुछ सिम्टम्स जो आए उनके हम पिक्चर्स भी देख लेते हैं। दिस इज फर्स्ट वन इज नेक्रोसिस। आप देख सकते हैं लीफी स्ट्रक्चर है, उसमें ब्लैक 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 स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहा है। तो टिश्यू की डेथ हो चुकी है, सेल्स की डेथ हो चुकी है, सेल्स के बाद टिश्यू की डेथ हो चुकी है, और वो जो है इट लीड्स टू नेक्रोसिस, क्योंकि ब्लैक कलर हो चुका है टोटल। ये इसमें भी देख लीजिए, सेकंड में भी ये वाला जो है, ये स्ट्रक्चर जो है इसमें आपको ब्लैकनिंग नज़र आ रही है, इसमें आपको पत्ती में नज़र आ रही है, इसमें आपको फ्लोरल पार्ट्स में नज़र आ रही है। ये फिलोडी जो है, इस फिलोडी में, इसमें ये वाले जो डायग्राम है इसमें आप क्लियर कट फिलोडी देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा फिलोडी स्ट्रक्चर है जो कन्वर्ट हो गया है, ईयर बनने की जगह यहाँ पे पूरा लीफी स्ट्रक्चर बन चुका है। ये है फिलोडी। इस वाले ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें ईयर बने हुए हैं, यहाँ भी अगर आप देख सकते हैं तो एक दो स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जहाँ ग्रेन फॉर्मेशन दिख रहा है, कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जहाँ आपको ग्रेन नहीं दिख रहा है, और इट इज़ टोटली ग्रेन इज नॉट देयर, एंड द इन्फ्लोरेसेंस इज कन्वर्टेड इनटू लीफी स्ट्रक्चर। इसके बाद ये हाइपरट्रॉफी, एक्सेसिव ग्रोथ हो गई है। एक्सेसिव ग्रोथ की वजह से एरिया बहुत बढ़ गया, वॉल्यूम बहुत बढ़ गया, और ये हमको इस तरीके से, जैसे कैंसरस ग्रोथ होती है उस तरीके से प्लांट में नज़र आ रही है। मोटे मोटे राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, और ये जो राउंड स्ट्रक्चर्स क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रक्चर बनने की जगह एक्सेसिव ग्रोथ हो गई, और वो एक्सेसिव ग्रोथ की वजह से वॉल्यूम बहुत बढ़ गया है, और वॉल्यूम बहुत बढ़ गया है तो वो हमें मोटा मोटा गांठ की जैसा नज़र आता है, हाइपरट्रोफाइड स्ट्रक्चर। एक दूसरा इसी से रिलेटेड टर्म होता है हाइपरप्लेसिया। तो एक तो टर्म होता है जिसमें नंबर ऑफ सेल डिवीजन ज़्यादा हो जाता है, सेल डिवीजन ज़्यादा हो गया तो नंबर ऑफ सेल्स बहुत बढ़ गई, तो एरिया बहुत बढ़ गया। दूसरे में नंबर ऑफ सेल्स तो उतनी की उतनी है, लेकिन हर सेल का वॉल्यूम बहुत बढ़ गया, एरिया बहुत बढ़ गया। अगर एरिया बहुत बढ़ जाएगा तो भी वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस कैंसरस ग्रोथ। विल कंटिन्यू विद the same topic in my next lecture. Okay, thank you, bye bye.